तो देखिए बच्चों, सैम्पल पेपर का क्वेश्चन नंबर जो 21 है उसका एक और पार्ट भी है, उस और पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि इन एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप इन नॉर्मल एडजस्टमेंट a straight black line of length capital L is drawn on the objective lens. The eyepiece forms a real image of this line whose length is small l. What is the angular magnification of the telescope? तो देखिए बच्चों, हमें कुछ ऐसा क्वेश्चन दिया है कि एक टेलीस्कोप है, ठीक है, जिसका ये ऑब्जेक्टिव और आईपीस दिखाया जा रहा लेंस, कह रहे वो नॉर्मल एडजस्टमेंट में है। बच्चों नॉर्मल एडजस्टमेंट का मतलब आप समझते होंगे कि जब जो बहुत दूर से जो लाइटें आ रही हैं, बड़े जो ऑब्जेक्ट हैं, है ना, टेलीस्कोप क्या करते हैं, बहुत दूर के स्टार वगैरह देखने के लिए यूज करते हैं ना, बहुत दूर की ऑब्जेक्ट को देखने का है, उसकी जब इमेज फाइनल इमेज इन्फिनिटी पे बन रही है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट है। इस समय ऑब्जेक्टिव और आईपीस के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो बच्चों FO प्लस FE होती है। ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि जब नॉर्मल एडजस्टमेंट टेलीस्कोप का होता है तो टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव और आईपीस की जो डिस्टेंस है, यानी कि जो टेलीस्कोप की लेंथ बोली जाती है, इसकी वैल्यू FO प्लस FE के बराबर होती है। किसके बराबर होती है? FO प्लस FE, जहां FO क्या है, फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, और FE क्या है, फोकल लेंथ ऑफ आईपीस। ठीक है, अब बच्चों बात ये आ रही है कि ये कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव पर कैपिटल L लेंथ की एक लाइन खींच दी गई। यहां पे एक लाइन ऐसे खींच दी गई, मान लेते हैं कि ये लाइन हमने इस पे ड्रा कर दी। कैसी लाइन ड्रा की? ब्लैक कलर की, कुछ ऐसा, ठीक है, चलो ब्लैक भी कर देते इसको। ये ब्लैक कलर की वो कह रहे हैं कि यहाँ पे एक लाइन ड्रा की गई है। अच्छा ठीक है, ये ड्रा कर दी लाइन, और कह रहे हैं कि इस लाइन की इमेज बनानी है। किससे बनानी है? आईपीस से बनानी है। अच्छा, तो इस लाइन से आईपीस कैसे इमेज बनाएगा सोचो। तो एक लाइट है जो इससे ऐसे जाएगी बच्चों, ये पैरेलल वाली लाइटें कहाँ से आएगी? आईपीस की फोकस से पास होगी, ऐसे ये फोकस हुआ या कहीं ये भी ऐसे पास होगी, ठीक है। एक लाइटें मान लो ऐसे चली गई, तो कुछ इस तरह यहाँ पे ये इमेज बनेगी, है ना। तो इन्होंने बोला कि जो लाइन हमने खींची है ब्लैक कलर की, एक कैपिटल L लेंथ की है, और जो आई पीस के बाद यहाँ इमेज बन रही है बच्चों, ये स्मॉल L लेंथ की है। ये इमेज क्या है? स्मॉल L लेंथ की। तो हमको बताना है कि इस समय टेलीस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन कितना होगा। टेलीस्कोप का एंगुलर मैग्निफिकेशन, इसको हम लोग कैपिटल M से लिखते हैं ना, और इसकी वैल्यू होती है 2FO/FE। यानी कि हमको बच्चों M = FO/FE की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, लेकिन किसके टर्म में करनी है? स्मॉल L और कैपिटल L, इन दोनों लेंथ के टर्म में करनी है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां से अब देखिए यहाँ पे भाई बात ये हो रही है कि सब सिंपल सी बात, ये जो वैल्यू पूछी गई है ये कैपिटल L और स्मॉल L के टर्म में पूछी गई, क्योंकि उन्होंने FO FE ये सब बताया नहीं। हमने माना कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ FO है, आईपीएस का फोकल लेंथ FE है, ये हम लोगों ने सपोज किया। तो हमको ये वैल्यू यानी कि स्मॉल L और कैपिटल L के टर्म में निकालनी है। तो सबसे पहले तो हम बात ये करेंगे कि इस डायग्राम के लिए, केवल इस डायग्राम को अब ध्यान से देखो, तो ये ऑब्जेक्ट है, ये इमेज है, रियल इमेज, और ये लेंस है। लेंस की फोकल लेंथ FE है, इसकी जो फोकल लेंथ है वो क्या है? FE है, ठीक है। तो बच्चों इसके लिए ऑब्जेक्ट की वैल्यू ये हो जाएगी U। ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस जो लिखते थे उसको U से लिखते थे ना, तो U की वैल्यू कितनी हो जाएगी सोचो, ये प्लस ये, यानी कि FO प्लस FE, ये U हो गया। तो U की वैल्यू आ गई FO प्लस FE, ठीक। ये इमेज हो गई बच्चों, ये हो गई इमेज V। तो पहला हमारा काम होगा, हम V की वैल्यू को फाइंड करेंगे, तब हम कुछ इसके बारे में बात कर पाएंगे। तो देखिए बच्चों, V को कैसे निकाल सकते हैं, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे कि फ्रॉम लेंस फार्मूला,
लेंस फार्मूले की अगर हम बात करें, ठीक है, तो 1/f बराबर होता है 1/v माइनस 1/u, ठीक है। तो 1/f, f की जगह कितना आ गया fe, अच्छा 1/v, ठीक है, v निकालना है हमको, ठीक है। 1/u, u की वैल्यू कितनी है देखो, ये है FO प्लस FE, लेकिन u कहाँ है बच्चों, लेंस के, भाई इस लेंस की बात हो रही है ना, इसके लिए फार्मूला यूज करें तो इसके इस साइड है। अब लाइटें तो ऐसे आई हैं बच्चों, देखो लाइटें तो ऐसे आई और डिस्टेंस पीछे ले रहे हो, तो ये वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी, है ना। तो इसका मतलब जो u की वैल्यू है वो इसके लेंस के बैक साइड पड़ रही, तो क्या है, निगेटिव है। यानी कि u की जो वैल्यू रखेंगे FO प्लस FE, वो भी कैसी रखेंगे, निगेटिव, यानी कि 1/ माइनस का रखेंगे FO प्लस FE। बात समझिए, माइनस क्यों, क्योंकि लेंस के पीछे है इसलिए। अब इसको सॉल्व कर लो बच्चों, हमारा टारगेट है v निकालना, तो 1/FE बराबर 1/v, माइनस माइनस प्लस हो गया 1/FO प्लस FE, ठीक है। आपको 1/v निकालना है तो इसको उधर ले जाओ, यानी कि 1/FE माइनस 1/FO प्लस FE इज इक्वल टू 1/v। इसको हम LCM ले लेते हैं, तो आ जाएगा FO प्लस FE माइनस FE अपान FO प्लस FE इज इक्वल टू 1/v। देखिए बच्चों, FE से FE कैंसिल हो गया, यानी कि v की वैल्यू यहां से क्या आ गई, तो v इज इक्वल टू आ गया FE ब्रैकेट में FO प्लस FE अपान FO, ये v आ गया, ठीक है, फाइनल डिस्टेंस ऑफ इमेज, ये v आ गया। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हम इस लेंस के रिस्पेक्ट में लीनियर मैग्निफिकेशन निकालें, ठीक है, इस इमेज के लिए, तो क्या निकलेगा सोचो, वो निकलेगा बच्चों लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ आई पीस, इस लेंस की केवल बात कर रहे हैं, स्मॉल m बराबर, तो क्या आएगा बच्चों v/u, स्मॉल m बराबर क्या आएगा v/u, सारी वैल्यू पुट कर दो भाई। तो v क्या निकाला आपने, ये निकाला है क्या, FE/FO, FE प्लस FO अपान में u, फिर वही बात है बच्चों, u क्या है, इसके पीछे साइड है, पीछे साइड है तो u की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव में रखी जाएगी, यानी कि रखेंगे माइनस का FE प्लस FO, ठीक है। ये FE प्लस FO इससे कट जाएगा, यानी कि m की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों बताओ, ये आ जाएगी माइनस का FE अपान FO, ये आएगी माइनस का FE अपान FO। और ये होता कितना है बच्चों, लीनियर मैग्निफिकेशन का रियल फार्मूला क्या है, वो होता है लेंथ ऑफ इमेज अपान लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है, लेंथ ऑफ इमेज अपान लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि स्मॉल l अपान कैपिटल L। फिर वही बात है बच्चों, स्मॉल l नीचे है तो ये निगेटिव आएगा, कैपिटल L ऊपर है तो ये पॉजिटिव आएगा, ठीक है। यानी कि ये वैल्यू बराबर हो गई माइनस स्मॉल l। अब देखिए बच्चों, हमको निकालना क्या था, हमको निकालना था कैपिटल M, और कैपिटल M का फार्मूला क्या है, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप। ये क्या होता है, ये होता है FO अपान FE। तो यहाँ पर हम बच्चों सॉल्व कर लेंगे, यानी कि कैपिटल M की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर लिख देंगे कि एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, एंगुलर मैग्निफिकेशन ऑफ टेलीस्कोप, ठीक है। तो ये m बराबर होता है बच्चों, क्या होता है, माइनस का FO अपान, ठीक है, यानी कि कैपिटल M की वैल्यू क्या आएगी, देखो FO अपान FE यहाँ से कितना आएगा, FE अपान FO क्या है, माइनस स्मॉल l अपान के, तो इसको जब पलट दोगे तो क्या होगा, ये भी पलट जाएगा,
यानी कि जो कैपिटल एम की वैल्यू है वो क्या आ जाएगी बच्चों जब वैल्यू पुट करोगे एफ अपान एफ की, यहाँ से देखो एफ अपान एफ क्या आएगा, कैपिटल एल अपान स्मॉल एल, तो यहाँ पे क्या आएगा, तो एम इज इक्वल टू माइनस कैपिटल एल अपान स्मॉल एल। सो द फाइनल आंसर ऑफ एम विल बी माइनस कैपिटल एल अपान स्मॉल एल। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है किसका, टेलीस्कोप का, वो क्या होगा, वो होगा कैपिटल एल अपान स्मॉल एल। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर हम 22 ट्राई करने जा रहे हैं। सैंपल पेपर में क्वेश्चन नंबर 22 से 28 तक ये सेक्शन सी के क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चन को बच्चों सॉल्व करने पर हमको 3 मार्क्स मिलते हैं। तो मतलब इनका एक्सप्लेनेशन थोड़ा और ज़्यादा करना है और ज़्यादा बड़े क्वेश्चन होंगे ये। तो चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 ये है कि ए गिवन कॉइन हैज अ मास ऑफ 3 ग्राम, कैलकुलेट द न्यूक्लियर एनर्जी दैट वुड बी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूट्रॉन्स and protons from each other. For simplicity, assume that the coin is entirely made of 29 Cu63 atoms of mass 62.9296 U. Given Mp is equal to 1.007825 U and Mn is equal to 1.008665 U. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कॉइन है, ठीक है, जिसका मास 3 ग्राम है, और ये कॉइन किसका है, ये Cu यानी कि कॉपर का एक कॉइन है। ठीक है, हमसे कहा जा रहा है कि इस कॉपर के कॉइन के सारे न्यूक्लियंस को, मतलब किसको, न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स को, इनको सेपरेट करने के लिए टोटल कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, तो बच्चों 3 ग्राम में तो बहुत सारे एटम्स होंगे। पहले हम एक एटम की बात करते हैं। हमको पता है कि किसी एटम के बीच में न्यूक्लियस होता है जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होते हैं। इसके बाहर इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या करते हैं, न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं, राउंड करते हैं, कुछ ऐसा होता है। अच्छा, किसी भी न्यूक्लियस में जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन हैं, ये न्यूक्लियर फोर्स से बाउंड होते हैं। जब हम चाहते हूं कि अगर ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन सब अलग अलग हो जाएं, ठीक है, सेपरेट हो जाएं, क्योंकि अगर मैं Cu की बात करूं तो एक Cu के एटम में 29 प्रोटॉन होंगे। देखो 29 एटॉमिक नंबर है ना, इतने प्रोटॉन होंगे। और न्यूट्रॉन कितने होंगे बच्चों, 63 माइनस 29 मतलब 34 न्यूट्रॉन होंगे। अब 29 प्रोटॉन और 34 न्यूट्रॉन ये एक न्यूक्लियस के अंदर है। हम चाहते हैं कि इन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को अलग अलग कर दें। मतलब इसके न्यूक्लियंस मतलब जो न्यूक्लियस के अंदर है उनको अलग अलग करना चाहते हैं, तो हमको इनको एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी कहलाती है बाइंडिंग एनर्जी। क्या कहलाती है, बाइंडिंग एनर्जी। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है, The minimum energy required to separate all nucleons of a nucleus is called binding energy. किसी भी न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूट्रॉन प्रोटॉन है उनको अलग अलग करने के लिए, सेपरेट करके इन्फिनिटी तक ले जाने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो क्या होती है, बाइंडिंग एनर्जी। वो आती कैसे है, वो आती है मास डिफेक्ट से। तो यहाँ पे बच्चों हमको क्या करना है कि 3 ग्राम जो कॉपर का जो तुम्हारे पास कॉइन है उसके हर न्यूक्लियंस को अलग अलग करना। तो सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम एक एटम के न्यूक्लियंस को अलग अलग करने की एनर्जी निकाल देंगे। फिर हम ये देखेंगे 3 ग्राम में कितने न्यूक्लियस हैं, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, टोटल एनर्जी निकल आएगी। सिंपल। मतलब यहाँ टारगेट ये हो गया कि हम एक न्यूक्लियस के न्यूक्लियंस को अलग अलग निकालने के लिए एनर्जी निकालें। और उस एनर्जी का फार्मूला क्या होता है भाई, बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी का फार्मूला कोई बताएगा। ये होता है बच्चों E बराबर डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। क्या होता है, डेल्टा M इंटू सी स्क्वायर। डेल्टा M क्या है, मास डिफेक्ट, ठीक है, ये है मास डिफेक्ट, और C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। देखिए बच्चों, सबसे पहले आपको यहां पे डेल्टा M फाइंड करना पड़ेगा। डेल्टा M क्या है, मास डिफेक्ट। और मास डिफेक्ट क्या होता है भाई, मास डिफेक्ट
किसी न्यूक्लियस में प्रेजेंट प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मास का सम माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस के बराबर होता है। प्रैक्टिकली ये देखा गया कि जैसे इसमें जितने प्रोटॉन न्यूट्रॉन हैं, जैसे इसमें मान लीजिए 29 प्रोटॉन है और 34 न्यूट्रॉन है, तो 29 प्रोटॉन और 34 न्यूट्रॉन का अगर हम मास निकालेंगे तो ज़्यादा आएगा, इसका अपना मास जो दिया है वो कम आएगा, और इनके मास का जो सम है, मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के मासेस का जो सम है, उसमें अगर हम इसके मास से सब्ट्रैक्ट कर दें, कॉपर के टोटल एटम के न्यूक्लियस के मास को उसमें सब्ट्रैक्ट कर दें, तो जो डिफरेंस आएगा वही होगा डेल्टा एम, यानी कि मास डिफेक्ट। ये क्या आएगा बच्चों? ये आएगा मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट क्या बन गया? मास ऑफ प्रोटॉन इनटू कितने प्रोटॉन हैं? 29 भाई, तब तो मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन करना है, तो जितने प्रोटॉन है सबका मास चाहिए ना, तो एक का दिया है 29 से मल्टीप्लाई करो, टोटल प्रोटॉन का मास आ गया, प्लस 34 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन कर लो, ठीक है, माइनस मास ऑफ एटम जो भी दिया है, ये Cu का दिया है हमको, ये दिया है 62.9296। चलिए वैल्यू सॉल्व करते हैं। तो MP कितना है भाई? ये 1.00785 इंटू 29 प्लस 34 इंटू MN कितना दिया है? 1.00865 माइनस MCU, ये कितना दिया है? 62.92960। सब U है, U मतलब AMU, ये सारे मास किस में है? AMU में। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो बच्चों इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा? है 29 इंटू ये करोगे 1.00785, इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 29.22707 प्लस 34 को ऐसे मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा? क्या आएगा? 34.29478 माइनस ये वाला 62.92960, ठीक है, U। जब इसका डिफरेंस निकालोगे, पहले इनको ऐड करो, हैं, ऐड करोगे डेल्टा एम बराबर, फिर उसमें ये घटाओगे। जब इसका डिफरेंस निकालोगे तो ये आएगा बच्चों 0.59225 U, ठीक है, 0.59225 U। ये एक न्यूक्लियस का मास डिफेक्ट आ गया। हमको चाहिए बाइंडिंग एनर्जी उसकी, है ना? तो बाइंडिंग एनर्जी कितनी आएगी सोचो? बाइंडिंग एनर्जी E, तो क्या होता है? डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। बट जब हमको मास AMU में दिया हो, एटॉमिक मास यूनिट में दिया हो, तो आपको पता होना चाहिए कि एक एटॉमिक मास यूनिट में कितनी एनर्जी होती है। सोचो 1 AMU में कितनी एनर्जी होती है? ये होती है 931.5 MeV। MeV मतलब मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इतने AMU में कितनी होगी तो हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो E बराबर आ जाएगा डेल्टा एम। डेल्टा एम क्या आया? 0.59225 इंटू 931.5। देखो इतना मास डिफेक्ट हुआ। एक AMU अगर डिफेक्ट होता है तो ये एनर्जी होती है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू आप याद कर लीजिए। एक AMU में कितनी एनर्जी होती है? 931। तो 0.59225 में कितनी होगी? 0.59225 इंटू 931। इसको आप सॉल्व कर लीजिए। तो बच्चों ये एनर्जी आपकी आ जाएगी 551.680,875 MeV। ये कितनी एनर्जी आ जाएगी? मतलब अगर इतनी एनर्जी देंगे तो एक एटम के जितने न्यूक्लियस हैं वो इन्फिनिटी पे चले जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे। हमको तो 3 ग्राम में सोचना है। तो अब हमारा काम क्या होगा? हम लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ एटम इन 3 ग्राम क्वाइन। तो 3 ग्राम में कितने एटम होंगे सोचो? N एवोगाड्रो नंबर अपान इसका जो एटॉमिक वेट है। एटॉमिक वेट कितना है बच्चों? 63। ये तो 1 ग्राम के एटम हो गए। 3 ग्राम के चाहिए तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो।
मतलब 1 ग्राम के एटम निकालने हो तो n अपान जो भी एटॉमिक वेट है, और 3 ग्राम का चाहिए तो इंटू 3 कर दिया। इसको सॉल्व कर लो, ये कितना आएगा भाई, ये आएगा, इसको स्मॉल n से लिख दें, बिल्कुल n 6.023, ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू है, आपको याद होनी चाहिए, इंटू 10 की पावर 23, इसको याद कर लीजिए, ठीक है, ठीक है, जो आपको याद होनी चाहिए, अपान 63 इंटू 3, इसे इसको कैंसिल करेंगे 21, डिवाइड कर लीजिए। जब डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 2.86 इंटू 10 टू द पावर 22 एटम। एक 3 ग्राम के क्वाइन में इतने सारे एटम हैं और एक एटम के न्यूक्लियस को सेपरेट करने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, तो इतने के लिए कितनी चाहिए, तो इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सी बात है। लिखेंगे यहाँ पे, सो टोटल एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट all न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। ठीक है, ये किसके बराबर होगी भाई एनर्जी, ये आ जाएगी स्मॉल n इंटू ई, एक के न्यूक्लियस को सेपरेट करने की एनर्जी इंटू नंबर ऑफ न्यूक्लियस, टोटल जो भी है। सोचो कितनी आएगी ये, स्मॉल n 2.86 इंटू 10 टू द पावर 22 इंटू ई की वैल्यू क्या दिया, 551.680875। जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आंसर आपको मिलेगा बच्चों यहाँ पे 1.5778 इंटू 10 टू द पावर 25, 10 पावर कितना बचेगा 25 MeV, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर हम इसको, इस कॉइन को कितनी एनर्जी दे दें, न्यूक्लियर एनर्जी 1.5778 इंटू 10 टू द पावर 25 MeV, इतनी एनर्जी दे देंगे तो कॉइन में जितने भी न्यूट्रॉन प्रोटॉन हैं सब सेपरेट हो जाएंगे इन्फिनिटी पे, सब अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, तो ये एनर्जी रिक्वायर्ड होगी सारे प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को अलग अलग करने के लिए। बच्चों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन रख रहा है, ठीक है, तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, इसको फटाफट नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, सैम्पल पेपर का हम क्वेश्चन नंबर 23 ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 ये है कि चार्जेज प्लस q एंड माइनस q आर प्लेस्ड एट द पॉइंट्स a एंड b respectively, which are a distance 12 apart. C is the midpoint between A and B. What is the work done in moving a charge plus q along the semicircle CRD? ओके, देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि दो चार्ज हैं, एक प्लस q है और एक माइनस q है, और वो A और B पर रखे हुए हैं, और हमको ये भी दिया है कि A और B के बीच की जो टोटल लेंथ है ये बच्चों 12 है। ठीक है, हमसे कहा कि C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। मिड पॉइंट होने का मतलब क्या है बच्चों, कि यहां से ये लेंथ इधर, भाई 12 टोटल लेंथ थी तो उसकी आधी इधर हो जाएगी L, और ये L लेंथ इधर हो जाएगी। ठीक है, B तक ये लेंथ हो गई L, ऐसा कुछ। अब उन्होंने कहा कि एक प्लस Q चार्ज, कौन सा, कैपिटल Q चार्ज, कैसा चार्ज, कैपिटल Q, जो कि C से उठा के R के रास्ते से D तक ले जाना है, और ये सेमी सर्किल है। ये बच्चों क्या है, ये है सेमी सर्कुलर पाथ है, यानी कि ये सेमी सर्किल है। ठीक है, इसका मतलब अगर ये डिस्टेंस L है तो ये भी L और ये वाली भी L, क्योंकि भाई ये तो रेडियस बन जाएगी ना, देखो ये रेडियस सेम रहती है ना पूरे सर्किल के दौरान, इसलिए तो ये L तो ये भी L। हमसे कह रहे हैं कि इस प्लस Q चार्ज को CRD रास्ते पे ऐसे ले जाया गया। हमें बताना है बच्चों कि ऐसा करने पर नेटवर्क कितना करना पड़ा। तो देखिए, नेटवर्क निकालने का दो तरीका होता है, या तो आप ऐसा सोच लो कि इस माइनस Q के अगेंस्ट इस चार्ज को ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है ना, किसी सर्किल के सेंटर पे अगर चार्ज है, दूसरे चार्ज को ले जाने में कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। तो इस प्लस Q चार्ज से यहाँ का पोटेंशियल निकाल दो, फिर इससे यहाँ का पोटेंशियल निकाल दो, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस कर दो, और पोटेंशियल डिफरेंस इनटू जो चार्ज लेकर जा रहे हैं मूवेबल चार्ज,
ये हो जाएगा वर्क। एक ये तरीका। दूसरा तरीका ये है कि आप सी पॉइंट का नेट पोटेंशियल निकालिए, इसकी वजह से इसकी वजह दोनों की वजह से। फिर डी पॉइंट का नेट पोटेंशियल निकालिए इस चार्ज से और इस चार्ज से, और दोनों पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस निकाल दीजिए। वो पोटेंशियल डिफरेंस इनटू ये चार्ज जो भी लेकर जा रहे हैं तो भी निकल सकता है। तो चलिए हम यही काम करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम पहले सी पॉइंट का पोटेंशियल निकालेंगे, नेट पोटेंशियल। ठीक है, दोनों मेथड हैं, हम इस मेथड को फॉलो करेंगे कि सी पे नेट पोटेंशियल निकालेंगे इसकी वजह से, इसकी वजह से। फिर हम डी पे नेट पोटेंशियल निकालेंगे इसकी वजह से और इसकी वजह से, और टोटल वर्क निकालने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे। पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमको पता है कि वर्क डन इन ब्रिंगिंग चार्ज ठीक along CRD इज, तो ये WCRD जो आएगा ये किसके बराबर आएगा बच्चों? ये आएगा कैपिटल Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब VD माइनस VC, फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल माइनस इनिशियल का पोटेंशियल। ठीक है बच्चों, इसमें रास्ते से कोई मतलब नहीं कि सेमी सर्किल से ले गए या इस चार्ज को ऐसे ऐसे करके ले जाओ, तब भी वर्क इतना ही आएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कंजर्वेटिव फोर्स का जो वर्क होता है, ठीक है, वो रास्ते की लंबाई पर डिपेंड नहीं करता, वो केवल डिपेंड करता है फाइनल पॉइंट और इनिशियल पे। तो फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल देख लिया, इनिशियल देख लिया, उसके हिसाब से वर्क निकाल देंगे। अब हमारे पास बात आ गई कि हमको सी पॉइंट का नेट पोटेंशियल निकालना है और हमको डी पॉइंट का नेट पोटेंशियल निकालना है। ये कैसे निकाल सकते हैं? सोचो बच्चों, तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट सी। सी पॉइंट का पोटेंशियल निकालो। किसकी वजह से निकालेंगे? इस चार्ज और इसकी वजह से। इसको कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये चार्ज तो लेकर गए यहाँ से आता। ठीक है, तो फाइनल में इसको मल्टीप्लाई बस कर देना है। अब देखिए बच्चों, तो प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ पोटेंशियल क्या होगा? तो ये फार्मूला लगेगा क्या कि अगर कोई क्यू चार्ज है उससे आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल निकालना, तो क्या फार्मूला होता है? ये होता है 1/4πε0 Q अपान स्मॉल आर। वैसे ही इसकी वजह से क्या लगेगा? सोचो यहाँ पोटेंशियल 1/4πε0 Q अपान ये डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस कितनी है? L। तो ये तो प्लस क्यू की वजह से हो गया है, तो यह आ जाएगा 1/4πε0 Q अपान ये डिस्टेंस कितनी है? L। फिर इसका पोटेंशियल निकालो, प्लस इस चार्ज की वजह से यहाँ कितना पोटेंशियल होगा? सोचो, ये होगा 1/4πε0 माइनस क्यू अपान ये वाली डिस्टेंस यानी कि L। तो आएगा 1/4πε0 माइनस क्यू, ठीक है, अपान L। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा बच्चों? ये मिलेगा 1/4πε0 Q अपान L माइनस 1/4πε0 Q अपान L। ध्यान दो, तो ये दोनों आपस में घट के क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो सी पॉइंट का पोटेंशियल क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। सी पॉइंट का पोटेंशियल क्या आ गया? जीरो आ गया। अच्छा, अब लिखेंगे यहाँ पे क्या? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट पॉइंट डी। डी पॉइंट का पोटेंशियल देखना है। देखो बच्चों, जब डी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालेंगे तो एक प्लस क्यू चार्ज की वजह से यहाँ निकालेंगे और माइनस क्यू से निकालेंगे। जब प्लस क्यू चार्ज से डी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालोगे तो प्लस क्यू चार्ज से ये वाली पूरी डिस्टेंस लेनी पड़ेगी। अब ये डिस्टेंस कितनी होगी? सोचो, ये डिस्टेंस है L प्लस L प्लस L, टोटल कितनी हो गई है? 3L। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे? VD में, तो VD बराबर आ जाएगा 1/4πε0, ठीक है, प्लस Q, इसकी वजह से निकाल लेना, Q अपान डिस्टेंस, इसकी डिस्टेंस यहाँ पे कितनी है? 3L।
फिर माइनस क्यू से यहाँ पोटेंशियल निकालो, माइनस क्यू से क्या पोटेंशियल निकलेगा बताओ, 1/4πε0 माइनस क्यू अपान एल। देखो माइनस क्यू अपान ये डिस्टेंस लेंगे तो क्या आ गया, एल आ गया। यानी कि वी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी 1/4πε0 क्यू अपान 3l माइनस 1/4πε0 और क्यू अपान एल। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो वी डी की वैल्यू हमारे पास यहाँ सीधी सीधी बन रही है, ठीक है, 1/4πε0 क्यू अपान एल कामन ले लो तो क्या बचेगा 1/3 माइनस 1। इसको सॉल्व करोगे तो क्या बचेगा माइनस का 2/3। यानी कि वी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से भाई, ये आ जाएगी बच्चों वी डी इज इक्वल टू 1/4πε0 माइनस 2/3 क्यू अपान एल। ये बन गया, ये वी डी हो गया, ठीक है। हमको चाहिए बच्चों वर्क, तो वर्क बराबर क्या होता है, वी डी माइनस वी सी फाइनल माइनस इनिशियल इंटू कैपिटल क्यू, मतलब चार्ज जो लेकर गए। यहाँ से यहाँ कौन सा चार्ज लेकर गए थे, कैपिटल क्यू चार्ज को लेकर गए थे, यहाँ से उठाया और यहाँ से ऐसे ले गए हैं। अच्छा तो ये कितना आएगा भाई W बराबर, तो W बराबर वी डी कितना है, ये निकाला हमने अभी अभी, ये क्या 1/4πε0 माइनस 2q/3l, ठीक है, माइनस वी सी की वैल्यू कितनी है 0 और इंटू क्यू। देखो 2 से अगर चाहो तो इसको 2 टाइम कट कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर लो, तो W बराबर आ जाएगा माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान 6πε0l। तो वर्क कितना आ जाएगा माइनस स्मॉल क्यू कैपिटल क्यू अपान 6πε0l। ये वर्क डन आ गया किसी कैपिटल क्यू चार्ज को CRD पाथ में ले जाने में। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए बच्चों, अब सैंपल पेपर का क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 ये है कि द टोटल एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन अ फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट of the hydrogen atom is about -3.4 electron volt. What is the kinetic energy of the electron in this state? What is the potential energy of the electron in this state? Which of the answer above would change if the choice of the zero of potential energy is changed? तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि किसी हाइड्रोजन एटम में फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी इतनी है, ठीक है। तो हमको इसी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में काइनेटिक एनर्जी बतानी है। तो पहला पॉइंट हमको क्या बताना है, काइनेटिक एनर्जी बतानी है, ठीक है। दूसरा हमें इसी स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी बतानी है बच्चों। और तीसरा हमको पॉइंट दिया है कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का जो जीरो का पॉइंट है उसको अगर हम चेंज करते हैं तो क्या क्या चेंज हो जाएगा, कौन कौन सी एनर्जी इसमें चेंज हो जाएगी। तो देखिए बच्चों, हम सब बातें करेंगे। तो पहले फर्स्ट और सेकंड पॉइंट को कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले तो आपको फार्मूले पता होना चाहिए, ठीक है। आपको पता होना चाहिए टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है किसी इलेक्ट्रॉन के लिए। तो टोटल एनर्जी जो होती है इलेक्ट्रॉन की किसी एटम में, तो उसका फार्मूला होता है E = -RHc/n² इंटू Z²। जहां पर बच्चों ये जो Z है ये होता है एटॉमिक नंबर, ठीक, और जो N है ये है नंबर ऑफ ऑर्बिट, कहाँ पे वो है, किस सेल में है, ठीक है। अच्छा, किस एनर्जी लेवल में है N। और RSc, यहाँ पे R होता है रेडबर्ग कांस्टेंट, H होता है प्लैंक्स कांस्टेंट और C जो है ये है वेलोसिटी ऑफ लाइट। अब R और H और C इन सबकी अपनी वैल्यू होती है, वो आपको पढ़ाई जा चुकी है। अब बच्चों यहाँ पे कहा जा रहा है कि हाइड्रोजन एटम की बात करनी है, ठीक है।
तो फॉर हाइड्रोजन एटम एनर्जी का फार्मूला क्या बनेगा बताओ? ये बनेगा माइनस RH(c/n²। क्यों? Z = 1 हो जाएगा। जैसे ही हाइड्रोजन की बात करोगे, हाइड्रोजन में क्या होता है? केवल एक प्रोटॉन होता है, तो उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो ये फार्मूला बन गया। अच्छा, हमें ये एनर्जी टोटल जो दिया है, ये कहाँ पर दिया है? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब समझते हो? ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन n = 1 में होता है, तो इसको बोलते हैं ग्राउंड स्टेट है। अच्छा, पहले एनर्जी लेवल। और जब 1 से 2 में चला जाता तो उसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। अगर वो 2 में गया तो वो बोला जाता है बच्चों फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। अगर वो n = 3 में चला जाता तो बोलते सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। n = 4 में चला जाता तो बोलते थर्ड एक्साइटेड। ऐसा चलता है, ठीक है। तो n = 2 में है तब की एनर्जी दिया है, मतलब E बराबर हमको दिया है -RHc/2²। और ये किसके बराबर दिया है? E दिया है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E की वैल्यू रख दो बराबर -RHc/2²। यहाँ से बच्चों RHc की वैल्यू निकल आएगी। क्या निकलेगी? माइनस तो प्लस हो गया, 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये RHc निकल आया। अब हमको चाहिए यहाँ पे कि काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी। कहाँ पर? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। अच्छा, तो किसी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी का क्या फार्मूला होता है? सोचो बच्चों। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है के बराबर क्या होता है भाई? प्लस RHc/n²Z²। ठीक है। फिर वही बात है कि Z1 हो जाएगा। क्यों? फॉर हाइड्रोजन एटम। और n = 2 ले लेना है। किस लिए? क्योंकि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट की बात हो रही है। अभी हमने बताया ना, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट के लिए क्या होता है? फर्स्ट एक्साइटेड के लिए n = 2 क्या हो जाता है? 2 हो जाता है। यहाँ रख देंगे। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आ जाएगी? सोचो। ये आ जाएगी बच्चों RHc/2² इंटू Z का वैल्यू 1। RHc कितना निकाला है? 13.6। यहाँ पुट कर दें तो काइनेटिक एनर्जी कितनी आएगी बताओ? ये आ जाएगी 13.6/2² यानी कि आ जाएगा प्लस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन in the first excited state will be 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब हमको देखना है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी। पोटेंशियल एनर्जी ये भी वही निकालनी है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। तो इसका फार्मूला क्या होता है बताओ पोटेंशियल एनर्जी का? U बराबर क्या होता है बच्चों? ये होता है -RHc/2Z²/n²। ठीक है। फिर वही बात है कि Z को 1 कर देना है। किसके लिए? फॉर हाइड्रोजन एटम। N को 1 कर देना, 2 कर देना है। किसके लिए? फॉर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ठीक। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला यहाँ से निकल आएगा। देखो RHc निकाल चुके हैं पहले जो दिया था उससे, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। क्या मिलेगा भैया पोटेंशियल एनर्जी? तो U बराबर आ जाएगा -RHc। RHc की वैल्यू 13.6 इंटू 2 Z²। Z की वैल्यू 1 अपान में n²। n की वैल्यू कितनी है? 2। तो 2 जो कितना हो जाएगा? 4। जब इसको आप सॉल्व कर लोगे तो कितना बचेगा? माइनस का 6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो द पोटेंशियल एनर्जी विल बी -6.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। तो इस तरीके से हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर ली, हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड कर ली। इसके बाद बच्चों कह रहे थे हमसे
कि अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का जीरो रेफरेंस पॉइंट जो है वो चेंज कर दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी का जीरो रेफरेंस पॉइंट चेंज करेंगे, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कहाँ पे डिपेंड करती है, किसके रिस्पेक्ट में लिया जा रहा है। तो अगर बच्चों हम पोटेंशियल एनर्जी का चॉइस ऑफ जीरो जो है वो चेंज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बदल जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी इस बात पे डिपेंड करती है कि चॉइस ऑफ जीरो हमने क्या लिया। जैसे नॉर्मल सिचुएशन में हम लोग मानते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी पे है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है किसी एटम के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अगर ये चीज़ हम चेंज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी। बट काइनेटिक एनर्जी का इससे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी पे डिपेंड करती है। और वेलोसिटी क्या किस पे डिपेंड करती है कि वो किसी न्यूक्लियस के कितना पास है, उसको कितना सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, ये काइनेटिक एनर्जी से डिसाइड होता है। तो काइनेटिक एनर्जी इंडिपेंडेंट है पोटेंशियल से, उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। तो पोटेंशियल एनर्जी अगर चेंज होगी तो टोटल एनर्जी बदल जाएगी। मतलब अगर जीरो पॉइंट जो है पोटेंशियल एनर्जी का अगर हम चेंज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी, काइनेटिक और टोटल एनर्जी बदलेगी। पोटेंशियल बदलेगी और क्या बदलेगी, टोटल। बट काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी, ध्यान रखना। तो U चेंज हो जाएगा, E चेंज हो जाएगा, बट काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगा। E क्यों चेंज होगा, क्योंकि E बराबर क्या होता है, K प्लस U। अब U चेंज होगा, K तो नहीं चेंज होगा, तो U के चेंज होने से E भी क्या होगा, चेंज होगा। तो अगर हम जीरो पोटेंशियल एनर्जी का जो पॉइंट है वो चेंज करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी, टोटल एनर्जी बदलेगी, बट काइनेटिक एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों।